ओके। तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, द ओजोन होल। यानी कि ओजोन जो होल हो गया, जिसके कारण क्या है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है इफेक्ट करता है हम लोगों के लाइफ स्टाइल पे, तो उसको देखेंगे। तो हम लोगों के सामने जो पॉइंट है, सिंस द 1970s द ओजोन होल हैज बीन इंक्रीजिंग इन साइज ओवर द अंटार्कटिक। यानी कि अंटार्कटिक यानी कि दक्षिणी ध्रुव से जब देखा गया 1917 में, तो ओजोन होल था उसका जो साइज था इंक्रीज कर रहा था। 1917 में जो पहली बार ऑब्जर्व, पहली बार नहीं, 1917 में जब देखा गया, कहाँ से, अंटार्कटिक यानी कि दक्षिणी ध्रुव से जब देखा गया, तो क्या हमें दिखा कि ओजोन का जो ओजोन होल का जो साइज है वह इंक्रीज कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन सितंबर ऑफ 2000, यानी कि पहली बार कब, सितंबर, सितंबर 2000 में, द ओजोन होल बिकम सो लार्ज इट इट एक्चुअली लेफ्ट पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ साउथर्न चिली फुल्ली एक्सपोज टू द इफेक्ट ऑफ द सन्स यूवी रेज। यानी कि जब इसी चीज को जब सितंबर 2000 में देखा गया, कहाँ से, साउथर्न चिली, यानी कि दक्षिणी चिली जो है एक जगह है, वहाँ पे इसका इफेक्ट जब मतलब कि जैसे जैसे ओजोन होल का साइज बढ़ता गया, तो हुआ क्या कि जो साउथर्न चिली है, यानी कि दक्षिण चिली है, मतलब एक प्लेस है, यहाँ पे क्या हुआ कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के कारण, क्योंकि ओजोन जो ओजोन होल था उसके अंदर क्या हो गया, छिद्र होता गया, छिद्र बढ़ता गया। तो जब दक्षिण चिली से देखा गया, यानी कि साउथर्न चिली से, तो क्या देखा वहां पे जो है पॉपुलेशन वगैरह पे इफेक्ट पड़ा, यानी कहीं न कहीं जो है डेथ रेट जो है बढ़ गया था वहां पे। तो ये दो पॉइंट, ओजोन होल जब कब हुआ, यानी उसके द्वारा क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में ये बताया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सो अबाउट द होल इन द ओजोन लेयर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो अक्टूबर 1979 वाला था, अक्टूबर 1979 में आप देख सकते हैं कि ओजोन कम था, यानी कि स्टेबल था। स्टार्टिंग में ओजोन होल यानी कि ओजोन का जो छिद्र था वो कम था। आप देख सकते हैं अक्टूबर 2007 में, तो हुआ क्या, अक्टूबर 2007 में आप देख सकते हैं फिगर में कि जो नीला कलर का दिखा पिक्चर दिख रहा है, उसमें क्या हुआ, ओजोन जो सतह है, ओजोन होल बढ़ गया था, यानी कि ओजोन का जो छिद्र है वो बढ़ गया था। तो ये जो कंपैरिजन किया जा रहा है कि अक्टूबर 1979 में ओजोन होल कितना था, फिर अक्टूबर 2007 में कितना रहा है, तो इन सारी चीज़ों को। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैस के बारे में, कोई भी अनम्यूट करके बताया है कि हम लोगों ने कुछ ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन कौन से थी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि जो सन से जो रेडिएशन वगैरह आती है, सन से जब रेडिएशन आती है, जो प्रकाश आता है धरती के किरणों पे, यानी ऑन द अर्थ, तो सूर्य भगवान की किरणों से जब प्रकाश आता है धरती पे, तो होता क्या है कि बहुत सारे प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे प्रकाश जो है अर्थ के अंदर एंट्री नहीं कर पाते और डाइवर्ट हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, आउट गोइंग एनर्जी, यानी कि कुछ प्रकाश का कुछ परसेंट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, और बाकी कुछ परसेंट जो अर्थ पे आते हैं, जिसको जो भी जैसे कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो जो अपनी तरफ खींच लेती हैं। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सूर्य भगवान के किरणों से जो प्रकाश आता है, कुछ प्रकाश तो डाइवर्ट हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, अलग दिशा में मूव कर जाते हैं, और कुछ प्रकाश जो है धरती की ये जो ग्रीन हाउस हैं ये जो है पृथ्वी की तरफ खींच लेते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो हम लोग जो है यहाँ पे जो नहीं होता, गर्मी वगैरह का अनुभव करते, एक्सपीरियंस करते हैं कि हाँ पृथ्वी पे गर्मी है, तो किसके कारण एक्सपीरियंस करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। मैं सोचिए अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट न रहता तो क्या होता, धरती पे ठंडा ही ठंडा रहता, सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि सूर्य भगवान से जो किरणें आती हैं, जो रेडिएशन आता है, उसके
क्या होता है कि कुछ रेडिएशन तो डाइवर्ट हो जाते हैं कुछ परसेंट, और कुछ परसेंट जो है अर्थ की तरफ यानी कि अर्थ के अंदर एंट्री कर जाती हैं। किसके द्वारा एंट्री करती हैं? जैसे ग्रीन हाउस गैसेज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर, मीथेन, इसके द्वारा है जाती हैं। जिसके कारण क्या होता है कि अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस करने में मदद मिलता है, यानी कि पृथ्वी का तापमान है उसको जो है सस्टेन करने में, उसको जो है स्थिर करने में यानी कि बैलेंस करने में जो है मदद मिलती है। नहीं तो अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर जो है ठंडा ही ठंडा रहेगा, गर्मी की गर्म नहीं होता कि गर्म एटमॉस्फेयर क्रिएट हो ही नहीं पाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये होता है। अब यही जब ग्रीन, जैसे मैं उस दिन बोल रहा था प्रीवियस क्लास में, मैंने डिस्कस भी किया था कि कोई भी चीज़ होती, हर चीज़ जो है बैलेंस में अगर हो तो सब अच्छा है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लागू होता है कि ग्रीन हाउस गैस तो अच्छा है ही। अच्छा इसलिए है क्योंकि हमारे जो हम लोग हार्ट को यानी कि जो हम लोग गर्मी को फील कर पा रहे हैं धरती पे, ये ग्रीन हाउस गैस के द्वारा होता है। बट अब हुआ क्या कि अब यही वही ऊर्जा अगर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऊर्जा आ जाए तो फिर वही ग्लोबल वार्मिंग बन जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ अच्छी तभी तक है जब तक वो बैलेंस स्टेट में है। जैसे ही बैलेंस स्टेट ज़्यादा हुआ तो चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ कि खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खाना हम खाते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार से न्यूट्रिएंट वगैरह मिलते हैं, एनर्जी मिलती है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। बट अगर कोई भी अगर उसी को एक्सेसिव मात्रा में यानी कि अत्यधिक मात्रा में अगर कोई चीज़ आप खाएंगे तो वही आपके लिए विष का काम करेगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमारे लिए यानी कि पृथ्वी ही, और यही अगर ज़्यादा हो जाए यानी कि जो टेम्परेचर है अगर ज़्यादा रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब करने लगे यार, तो यही हमारे लिए जो है नुकसानदेह भी हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ेगा यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि तापमान अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो किसका काम करेगा? ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि आप लोग टीवी वगैरह में देखते भी होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग से जो है ग्लेशियर वगैरह पिघल रहा है। तो एक्सेसिव टेम्परेचर यानी कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर का बढ़ जाना ही क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। और टेम्परेचर अगर मेंटेन है तो जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस के बारे में ये कुछ जो है बातें थी। ओके, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। देखिए ग्रीन हाउस गैसेज, अब हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया था कि ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट क्या है, और मैंने आपको बताया था कि कुछ रेडिएशन जो होता है वो अर्थ की तरफ इंटर करती है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके द्वारा जो खींची जाती है अपने अर्थ की तरफ खींची जाती है। तो ग्रीन हाउस गैसेज में इसमें जो मेन मेन गैस है उसके बारे में दिया गया है। सबसे पहला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो गया नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं। लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि लाफिंग गैस। जैसे एक मूवी है, मूवी का एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है अभी, उसमें जो है अक्षय अक्षय कुमार की कुमार उसमें हीरो है। हाउसफुल। हाँ हाँ, जी नीरज जी, थैंक यू। हाउसफुल में आप लोग देखते होंगे कि नाइट्रस ऑक्साइड जब नए से है कि रिलीज होने लगता है तो खूब लोग हंसते हैं। यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O जो होता है क्या होता है? लाफिंग गैस होता है। तो गैस होता है। इसके बाद आते हैं मीथेन हो गया। ग्रीन हाउस गैस के अंदर मीथेन आता है। और मीथेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता भी है कि जो है नेचुरल गैस में कौन सा गैस प्रमुख होता है? मेन गैस ऑफ द नेचुरल गैस में जो मेन गैस कौन सा होता है? तो वहाँ पे क्या रहेगा? CH4 यानी कि मीथेन। ओजोन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ओजोन यानी कि O3, ओजोन लेयर जो होता है जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमें बचाता है। कोई कोई जी, आप कुछ कहना चाह रही है सुनील देवी जी? मैं ये पूछ रही थी जैसे आपने नेचुरल गैस बोला जी, तो आपने जैसे मीथेन का बोला तो जी, वो सुना ही नहीं दी। आपने क्या फॉर्मूला बोला था? अभी आपको सुनाई नहीं दिया? ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब नेचुरल गैस, जैसे कि हम लोग जो नेचुरल गैस CNG वगैरह यूज करते हैं तो उसमें क्या है? नेचुरल गैस है वो, तो उसमें सबसे गैस क्या होता है? सबसे ज़्यादा CH4 होता है यानी कि मीथेन होता है। और हम लोग का जो नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैस है ओजोन है, O3 है।
जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ओजोन लेयर के बारे में कि ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से जो हमें बचाता है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणें जो सूर्य भगवान के यहाँ से निकलती हैं उसको जो है उससे हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट गैस की बात हम लोग करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे कि मैंने कुछ पहले भी डिस्कस किया था कि जो रेफ्रिजरेटर यानी हमारा जो हम लोग फ्रिज वगैरह जो यूज करते हैं, सबसे पहले जो है उसमें एमोनिया वगैरह यूज किया जाता था। बट क्या हुआ कि उसका इफेक्ट जो है ज़्यादा हार्मफुल रहा, जिसके कारण फिर बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यूज किया जाने लगा। बट बाद में इसको भी बैन कर दिया गया। तो यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कहीं भी बात आएगी तो रेफ्रिजरेटर याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटर ये जो है रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है। वाष्प के बाद हम लोगों ने जल वाष्प जो होता है ये भी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ गैसेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाटर वेपर, ये सारे गैसेस जो है मेन गैस के अंतर्गत आती हैं। इस पॉइंट को आप लोग को माइंड में रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है कॉजेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि जब ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉज क्या होता है, यानी कि कोई भी चीज़ अच्छी तो है, अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे पर्यावरण पे। तो उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है हमारे एनवायरनमेंट पे, उसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन का जलना। फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत क्या आता है, कोल हो गया आपका, पेट्रोलियम आ गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल यानी कि जब कोई भी जीवाश्म फ्यूल को जब जलाया जाता है तो ये भी एक कारण है ग्रीन हाउस को जो है एक्सेसिव मात्रा उसको इंक्रीज करने का। नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल इमिशन यानी कि प्राकृतिक उत्सर्जन। जैसे प्राकृतिक उत्सर्जन में क्या है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है नेचुरली भी होता है और आपका मैनमेड के द्वारा भी उत्सर्जित किया जाता है। नेचुरली भी उत्सर्जन होता है, उसका यूज किया जाता है, और ह्यूमन द्वारा भी यानी कि मैनमेड द्वारा भी इसको उत्सर्जन किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि औद्योगिक जो कूड़ा है, यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह से निकलने वाले जो भी पदार्थ हैं, जो भी कूड़े हैं, उन सब के द्वारा भी ये प्रभावित होता है। लैंडफिल यानी कि उस दिन मैं बताया था, लैंडफिल यानी कि जो जैसे हम लोग होता है ना कि जमीन के अंदर कोई चीज़ जब गाड़ वगैरह देते हैं, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ों को हम जब डिग कर देते हैं उसके अंदर खोद के उसमें डिग कर देते हैं, गाड़ देते हैं, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर बताएंगे, लैंड फील के अंदर बताएंगी। तो ये हो गया लैंड फील। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फार्मिंग। फार्मिंग वगैरह भी कहीं कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक काज के रूप में आता है, कारण के रूप में आता है, फार्मिंग वगैरह हो गया। डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ कितना पेड़ कट रहा है, पेड़ों का जो है अंधाधुंध जो है उन्मूलन किया जा रहा है, उसको काटा जा रहा है, वो भी कहीं कहीं एक कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट स्लाइड। इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है, यानी इसका प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो है इम्पैक्ट क्या है, इसका प्रभाव क्या है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, नेचुरली क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सबसे पहला है ग्लोबल वार्मिंग। मैंने आपको बताया था ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जब टेम्परेचर का एक्सेसिव मात्रा में बढ़ जाना। इंक्रीज द टेम्परेचर इन एक्सेसिव क्वांटिटी, यानी कि तापमान का अत्यधिक रूप से बढ़ जाना, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि आज के समय में हम लोग देख सकते हैं कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो बढ़ने से क्या है कि ग्लेशियर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा, तो कहीं न कहीं ये जो है हमारे जो है इकोसिस्टम को ये जो है डिस्टर्ब कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग। आप लोग देखते हैं कि हमारे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी बड़ी जो है प्लानिंग वगैरह भी किया जाता है, समिट आयोजित किया जाता है, इसलिए कि ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ा है उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो आगे आने वाले स्लाइड में हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कैसे मैनेज करने के लिए कौन कौन से इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने व्यवस्थाएं बनाई है उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे मेरा बताने का उद्देश्य सिर्फ ये है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जब टेम्परेचर का एक्सेसिव मात्रा में बढ़ जाना, जितना एक
टेम्परेचर की जितना नॉर्मल रेंज है उससे ज़्यादा हो जाना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है डिप्लीशन यानी कि ओजोन लेयर। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि ओजोन लेयर के जो कम हो रहा है, यानी कि ओजोन लेयर, हेलो, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ओजोन लेयर के अंतर्गत क्या जो छिद्र हो जा रहा है उसके कारण क्या हो रहा है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है अर्थ के अंदर एंट्री करता है, जिसके कारण हमें कैंसर संबंधी प्रॉब्लम हो रही है और एजिंग प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम जो है यानी कि कहीं न कहीं जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन से भी होता है। एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन क्या होता है? एसिडिफिकेशन यानी अम्लीयता, वाटर बॉडीज के अंतर्गत जो अम्लीयता होती है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। एसिडिफिकेशन क्या है? O2 समुद्री जल द्वारा ऑब्जर्व किए, जो ओशियन वाटर है उसके द्वारा जब समुद्री जल को एब्जॉर्ब किया जाता है यानी कि O2 को, तब केमिकल रिएक्शन होता है। तब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक प्रक्रिया होता है। समुद्री जल द्वारा जब C2 को एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित किया जाता है तब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक प्रक्रिया होती है। जब रासायनिक प्रक्रिया होती है तब क्या होता है? तो समुद्री जल का पीएच लेवल यानी समुद्री जल का जो पीएच लेवल है, कार्बोनेट कार्बोनेट आयन और कैल्शियम कार्बोनेट कम हो जाता है। सैचुरेशन जो होता है उसमें कमी आ जाती है। सैचुरेशन से यानी जो उसका मेन पॉइंट है उससे कम हो जाता है, यानी कि जितना बैलेंस में रहना इतना नहीं, उससे कमी आ जाती है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं एसिडिफिकेशन यानी कि अम्लीयता। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब CO2 समुद्री जल द्वारा अवशोषित किया जाता है यानी कि अब्जॉर्ब किया जाता है तब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक प्रक्रिया होती है। जो समुद्री का पीएच लेवल, जब रासायनिक प्रक्रिया में फिर क्या होगा? समुद्री जल का जो पीएच लेवल होगा और कार्बोनेट आयन हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इनका जो सैचुरेशन स्टेट यानी कि इनका जो मेन पॉइंट है यानी कि इनका जो बैलेंस स्टेट है उनमें कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस हो जाता है, उनमें कमी आ जाती है, जिसके कारण जो क्या हो, एसिडिफिकेशन यानी कि महासागरीय अम्लीकरण अम्लीयता होती है। इसके कारण मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है नीरज? ये थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, थोड़ा आप नेटवर्क में आ जाइए प्लीज। अभी प्रॉपर पहुंच रही थी कुछ पहले? हाँ भैया, बीच बीच में ब्रेक होती है, वैसे आती है बट बीच बीच में ब्रेक होती है आपकी वॉइस। अभी ठीक है इस समय की? अभी अभी इस समय ठीक है? हाँ अभी ठीक है भैया। ओके। तो ये मैं जो एसिडिफिकेशन बता रहा था सभी को ये समझ में आया? क्या होता है एसिडिफिकेशन यानी अम्लीकरणता, ये क्या होता है? सभी को समझ में आया? रिपीट कर दीजिए भैया एक बार। ओके। मैं बता रहा था जब CO2 समुद्री जल द्वारा एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित किया जाता है तब केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक प्रक्रिया होगी तो उससे क्या होगा? पीएच लेवल, कार्बोनेट आयन और कैल्शियम कार्बोनेट का जो सैचुरेशन पॉइंट होता है यानी कि उसका बैलेंस होता है, उनमें कहीं कहीं डिप हो जाता है, कमी आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है? एसिडिफिकेशन यानी महासागरीय अम्लीकरणता, अम्लीकरण, भैया अभी भी वॉइस ओशियन ब्रेक हो रही है। एसिडिफिकेशन। वॉइस ब्रेक हो रहे हैं? ओके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, फिर कल से जो है नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं नहीं चाहता कि वॉइस ब्रेक हो रहा है डिस्टर्ब हो फिर दोबारा से। तो कुंदन भैया आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अभी तक जो भी पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो कृपया आप पूछ सकते हैं। हेलो। अभी तक कुछ पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस इसके कारण इफेक्टिव नहीं हो पाया जैसा मैं सोच के आया था, जैसा मेरी प्लानिंग थी। बट चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि नेटवर्क इशू तो आता जाता रहेगा।
तो अभी तक जितना पढ़ाया गया है उसमें अगर आप सभी लोगों को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ बातें न समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। कुंदन पे मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है लेकिन ब्रेक हो रही है प्रणव भैया, है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ओके ओके ओके, 1 मिनट। हेलो, कुंदन भी अभी भी ब्रेक ब्रेक हो रही है भाई? अभी थोड़ा पहले से बेटर है। ओके, अभी पहुंच पा रही है? मतलब अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो एक प्रॉपर पहुंच पा रहा है कि नहीं, डिस्टर्ब हो रहा है? दिक्कतें हो सकती हैं प्रणव भैया क्योंकि फिर से ब्रेक हो रहा है। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं कि आज का क्लास का इंडेक्स यही कर देते हैं, फिर जो है कल से एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। और फिर कल से, क्योंकि अब क्वेश्चन वगैरह इस समय अगर पूछूंगा तो वॉइस ब्रेक हो रहा है तो प्रॉपर हो भी नहीं पाएगा। आप सभी लोगों से सॉरी चाहूंगा, नेटवर्क इशू है तो थोड़ा सा मैं भी मैनेज कर रहा हूँ। कुंदन भैया पाठ कर दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, जुड़ेंगे फिर थोड़ी देर के बाद सभी लोग रिसर्च के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सारे मुस्कुराते रहे, सभी लोगों को प्रणाम।